वन पीस चैप्टर 1149 इज फाइनली आउट। और इसी के साथ इस चैनल पे वन पीस चैप्टर रिव्यूज भी वापस आ चुके हैं, क्योंकि एल्बाफ इनसेन जा रहा है भाई। अभी तक जितना ज्यादा लोअर के लिए इंपॉर्टेंट रहा है एल्बाफ, चाहे वो म्यूरल रहा हो, चाहे लोकी की पावर्स, चाहे एनएल कनेक्शन, ईमू, सब कुछ, होली नाइट्स, ब्रुक, जो भी चल रहा है एल्बाफ में सब नेक्स्ट लेवल ही चल रहा है भाई। ये आज कुछ अलग ही जा रही है, तो ये कैसे मिस कर सकते हैं हम। होली नाइट्स इन्वेजन अपने कंप्लीट पीक पे चल रहा है इस टाइम पे। और इसी के साथ वी आर बैक, दिस इज इंडियन नर्ड क्लब, हम स्वस्तिक शुक्ला। तुम सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, और ऐसे चैप्टर रिव्यूज और चाहिए तो तुम लोग आगे भी देखना। पुराने भी देखा ना, बहुत पहले के हैं, लेकिन तुम देख के जरूर आना। और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। स्कॉपर कबान आ गया है बैटलफील्ड में अगेंस्ट द होली नाइट्स, और सेंट सॉमर्स से लड़ना चालू हो जाता है भाई। ये दोनों बकवास कर रहे हैं भाई, तुम कहां से, नहीं तुम कहां से, ये सब चल रहा है भाई दोनों के बीच में। अपना लोटस फोटस वाला अटैक कुछ मारता है वो, ये भी अपना कुछ टैग से उठना चाह रहा है। उतनी देर में कुछ तो करता है भाई, कोई हार्ट यूज करता है, क्या करता है, काट काट के धड़ से अलग कर देता है भाई वो सेंट सॉमर्स को। मतलब सर यहाँ, धड़ यहाँ, कुछ इधर कुछ उधर भाई। वो मरा पूरा पड़ा है, सब लोग शौक में कि भाई अभी तक तो ये अमर था, अभी तक तो ये इमॉर्टल था, ये सब रीजनरेट कर जा रहे थे। अब क्या भाई, वो अमर अभी भी है, वो इमॉर्टल अभी भी है, वो जिंदा पड़ा है, बात सब कर रहा है, बस कटा हुआ है, कुछ कर नहीं पा रहा, वहीं मरा है, जमीन पे पड़ा हुआ है। लगता है कि ये सब जीत जाएगा, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तभी तक कट टू एंज और किलिंगम, वो ये होली नाइट घोड़े वाला। अगर तुमको पता नहीं तो पता है, इसका डिजाइन और इसकी पावर्स मुझे इतनी तगड़ी लगती है ना भाई, कि तुम्हारी ड्रीम में से कुछ भी ऐसे निकाल सकता है। तो ये दोनों खड़े हैं आउल लाइब्रेरी में, और सारी लाइब्रेरी जला रहे हैं ऑब्वियसली। ओहारा की सारी बुक्स, जायंट्स की सारी बुक्स, जो भी हिस्ट्री कल्चर, जो भी उनका पास डाउन हो रहा है फ्रॉम जनरेशंस, एवरीथिंग इज बर्निंग। ओहारा दोबारा से हो रहा है, ग्रॉबिन की फटी हुई है ऑब्वियसली। ये बहुत इमोशनल मोमेंट है, पर तुमको यहाँ पे एक चीज नोटिस करो तो उसके हाथ में बो एंड एरो है, किलिंगम के हाथ में बो एंड एरो है। तो वो पता नहीं वो कहाँ से लाया, इसके पहले तो अभी तक नहीं था। मतलब वो किसी की ड्रीम में से निकाला है, मतलब किसकी ड्रीम में से निकाला है, खुद की में से निकाल नहीं। प्रॉब्लम वो एंज को बोला कि बेटा तुम सो, तुम्हारी ड्रीम में से मैं निकालूंगा भाई। अभी समझ रहे हो क्या तगड़ी पावर है भाई इसकी। मेरे पास होती तो भाई ऐसे तो भाई कुछ भी निकाल लो भाई, मैं किसी की भी ड्रीम में से, लूफी पावर से कम नहीं है। तो हाँ, बैक टू बीइंग इमोशनल, सब कुछ जल रहा होता है भाई। उनकी लाइब्रेरी, उनका कल्चर, दो एंशिएंट कल्चर्स, हजारों साल पुराने कल्चर्स जल रहे होते हैं, ठीक है। एंड यू कट टू जारूल क्राइंग कि भाई हाउ कुड दिस हैपन। यू कट टू रोंजा, ये भाई सल्यूट टू दिस किड भाई, दिस किड ट्राइंग टू सैक्रिफाइस हर लाइफ सबके लिए, फॉर द एंटायर एल्बाफ टू सर्वाइव। वो बोलती है कि भाई आई एम सॉरी कि मुझे जिंदा रहना पड़ा, और ये सारा कल्चर जा रहा है मेरी वजह से, मेरी एक इनसिग्निफिकेंट लाइफ की वजह से इतना सब कुछ जा रहा है। दैट्स just so emotional to say, to see a kid do that, you know। समझ रहे हो कि मतलब एक छोटी बच्ची इसको अपनी लाइफ की, भाई मुझे अपनी लाइफ की मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई, चला दो भाई। इस बच्ची को इतना मैच्योर एक्ट करते हुए देख के भाई स्कॉपर गबान आ जाता है वहां उसको बचाने। उसको गुम को देखते हैं कि अबे तुम कैसे, तुम तो पायरेट किंग के क्रू में। तो बोलता है हाँ मैं पायरेट किंग के क्रू में था। तब तक देखता है उसका बेटा भी वहां पे, और बोलता है बे साले तुम बोल मत देना भाई, तुम पागल हो गए हो क्या। तो बोलता है अरे डैड, अरे भाई तुम कहाँ से आ गए, तुम तो बेटा बताएगा मेरा। अबे भाई, और ये स्कॉपर गबान की बड़े भाई साले तुम पागल हो क्या भाई, तुम्हारे बेटे के नाम पे लानत हो भाई तुम। वो सोच रहा है ऐसे, पर वो बोल नहीं रहा उसका बेटा है यार। तो वो बोलता है कि भाई मेरा बाप तुमको बताएगा। तब तक वो सोचती है कि अरे बेटा तुम्हारा बाप है क्या वो, अब देखो तुम। तो जाती है, बोलती है कि देखो सीधा इसको टपका दूंगी अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़ाए, सीधी सी बात है भाई, देख लो। तो पहले तो एक सेकंड के लिए स्कॉपर गवान को भी लगता है कि अबे भाई ये मैं तुमको अभी बताता हूँ, लेकिन वो एक सेकंड में देख लेता है अपना ऑब्जर्वेशन आंखी से कि अगर वो एक कदम भी आगे बढ़ाए तो टाइम से नहीं पहुंच पाएगा, और गुम को इसकी गर्दन में तीर मार मार के इसको खत्म कर देगी। तो अपने बेटे के लिए वो क्या करता है, अपना हथियार छोड़ देता है, बोलता है आई सरेंडर ब्रदर, हैव योर वे। और यहाँ पे तुमको देखने को मिलता है एक क्यूट सा फ्लैशबैक, स्कॉपर गवान और रिप्ली का। जब वो लोग पहली बार पोलैंड पैदा हुआ रहता है, उसको लगता है अरे वाह मेरा बेटा, ये सब चल रहा होता है। ठीक, यार 2-3 रोना गाना है इमोशनल मोमेंट के बाद, जो कि भाई मतलब बहुत सही है। मतलब मैं ऐसे मजाक में बोल रहा हूँ, पर काफी ओडा जैसे इमोशन ड्रॉ करता है ना। मतलब इसका चेहरा देखो भाई तुम, एक एक एक्सप्रेशन, एक एक इंटरनल इमोशन फील होगा तुमको इसका, ठीक है। ये सब बातें साइड में, तुमको उसमें 1 2 3 तीर मारती है, उसको नीचे करा देती है, नीचे अंडरवर्ल्ड में जहाँ पे लोकी, लूफी, जोरो, बाकी सब लोग हैं। तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो जाके जब उन लोग को बताएगा कि भाई देखो ऐसा ऐसा है भाई, ऊपर पूरा हाहाकार मच गया, चलो मेरे साथ।
वो मजा आएगा भाई, फिर आएगा मजा। लगता है हम लोग हार गए हैं भाई, पर इस रोने गाने के बीच में गुम्टो के दिमाग की घंटी बजती है, उसको कॉलन के रोने से अपना रोना आ जाता है। अरे भाई मैं भी तो रोती थी जब मैं बच्ची थी, देखो जब मैं छोटी बच्ची थी तो ये एक सिलुएट टाइप का काला फिगर जो कि मैं नहीं दिखाना चाहती क्योंकि प्लॉट है, जो कि ब्रुक जैसा दिख रहा है, वो मुझे घुमाता घुमाता था। हो ये क्या बात है, ब्रुक को मैं कैसे जानती हूँ? ऑब्वियसली ब्रुक नोज मच मोर अबाउट द होली नाइट्स, ये पिछले चैप्टर्स से बहुत ज्यादा चल रहा है। और गुंको के बारे में बहुत सारी थ्योरीज फ्लोट कर ही रही है कि वो या तो बॉनी की माँ की बायो इंजीनियर्ड बेटी है जब वो होली लैंड में उसको किडनैप करके लोग ले गए थे तब से, या फिर मतलब वो ब्रुक की बेटी है, या फिर वो यॉर्की की जो बुक का कैप्टन था उसकी बेटी है। कुछ ना कुछ तो है, लेकिन ब्रुक की पूरी सच्चाई हम लोग को एल्बाफ में पता चलने वाली है। गुंको का बाप कोई भी हो, गुंको की पूरी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, लेकिन उसकी कहानी आगे पता चले उससे पहले उसके दिमाग में आ जाता है ईमू। दिस इज द प्लॉट ट्विस्ट ऑफ द स्टोरी। ईमू आ गया है भाई, वो गुंको के ऊपर कंट्रोल ले लेता है और ये कंफर्म हो जाता है कि होली नाइट्स बस ईमू के वेसल्स की तरह है, होरक्रक्स की तरह। ईमू कभी भी कंट्रोल ले सकता है। ईमू बोलता है कि बड़ा तुम लोग को बहुत टाइम लग रहा है, द होली लैंड ऑफ मारिशुआ इज बर्निंग एंड वी नीड यू देयर। अब वो कहां से बर्न हो रहा है, कौन उस पर अटैक किया, ये भी बहुत बड़ी मिस्ट्री। में भी ब्लैक बियर्ड किया या मे बी ड्रैगन किया या जो भी किया, क्योंकि ब्लैक बियर्ड प्लानिंग में तो ऑलरेडी रहता है ये होली लैंड पे अटैक करने की कुछ टाइम से, और ड्रैगन का तो भाई जिंदगी का सपना ही वही है, तो एटलीस्ट इट्स हाई टाइम कि वो कुछ कर दे। जो भी सीन है, ईमू बोलता है कि भाई बच्चों का नाटक बहुत हो गया, अब असली भगवान आ गया है बड़ा जमीन पे, अब वो तुमको बताएगा आई विल टेल यू हाउ गॉड रूल्स। और यू सी दिस फाइनल पैनल ऑफ गुंको की आंख जो ईमो की आंख की तरह हो गई है, ब्लैक लाइटनिंग ऑल अराउंड हर, एंड दिस इनसेन पैनल आई एम गोना लीव यू विद दिस। भाई मतलब ईमू से खतरनाक बिल्डअप पूरे वन पीस में किसी का नहीं है, एंड आई एम सो एक्साइटेड टू सी व्हाट ईमू एंड हिज पावर्स हैव टू ऑफर। और आगे के चैप्टर्स में आई एम श्योर ये ज्यादा क्लियर होगा कि ब्रुक की क्या बैक स्टोरी है, ब्रुक और गुंको का क्या रिलेशन है, गुंको क्यों उससे गाने सुनती रहती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उसका जो ये चश्मा है वो उसके बॉनी की माँ के चश्मे की तरह क्यों दिखता है, वो सारी चीजें तो क्लियर हो जाएगी। पर यार ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा है कि तुम लोग अगर यहाँ तक वीडियो देख ले तो तुम लोग सब्सक्राइब भी क्यों नहीं दबाए अभी तक? जल्दी से वो दबाओ, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। और आगे बढ़ने से मुझे याद है कि ये वीडियो खत्म हो चुका है, तो मैं क्यों आगे बढ़ूं? तो फिर हम लोग चलते हैं, बाय बाय। अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले चैप्टर रिव्यू में मिलेंगे। नहीं तो फिर तुम ये साइड में एक बहुत तगड़ा वीडियो आ रहा होगा तुम्हारे, जो कि इससे भी बहुत ज्यादा तगड़ा है, तो जाके देख के आओ उसको। और कमेंट में बताना कि तुमको ये वीडियो कैसा लगा। मेरी हालत ऐसी इसलिए कि मेरी आज तबीयत बहुत खराब है, पर ये वीडियो मुझे रिकॉर्ड करना ही था, तो यार गेट वेल सून में लिख देना मेरे लिए। बाय बाय।